नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो। तो वीडियो आज किस चीज पर है उस पर आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे लेकर चलती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा कि शादी आपकी कहाँ होगी, कैसी होगी, ससुराल कैसा होगा आपका, और इसके साथ साथ आपके जीवन साथी में ऐसे क्या गुण होंगे जिसकी वजह से आप उसको कहीं ना कहीं पसंद या नापसंद करेंगे। दो ही चीजें हो सकती, तीसरी चीज तो नहीं हो सकती कोई भी। तो हम लोग एक चार्ट के ऊपर जाएंगे, उस पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी प्रॉमिस देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा भाव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले अगर पार्टनर की बात की जाए, सेवेंथ हाउस, और इसके साथ साथ अगर उसकी फैमिली की बात की जाए तो आठवां घर। असल में ज्यादातर लोग जब हमें क्वेश्चन करते हैं कि वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि हमारी लड़की क्या सुखी रहेगी, या ये जो शादी हो रही है ये कामयाब होगी इनकी। तो उसके लिए हमारी जो सबसे पहले नजर जाती है वो जाती है दूसरे भाव में और आठवें भाव में। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि दूसरा पहला और सातवां जैसे एक दूसरे के पूरक है ना, ऐसे ही हर भाव जो है एक दूसरे का पूरक होता है। तो सातवां घर जो है अगर पार्टनर का है, सेकेंड सातवें से सेकंड आपका आठवां घर आपके ससुराल का है। एक सीधी सीधी अगर कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग अगर प्रेडिक्शन करूं तो मैं ये कहूंगी कि अष्टम भाव अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन का और डिस्कार्ड का एरिया है। डिस्कार्टेड मतलब कि जहां पे चीजें नए सिरे से करी जाए शुरू, जहां पे आपको सब कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ भी पुरानी परंपरा नहीं चलेगी। एक लड़की का जब शादी होती है तो सिर्फ ये लड़की के लिए वीडियो नहीं है, लड़कों के लिए भी है, तो सभी के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि जब स्पेशली लड़कियों के जीवन में ये मैरिज जो होती है वो ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनती है, बिकॉज कि वो अपनी फैमिली को छोड़ती हैं और अपनी परंपराओं को छोड़ती हैं, अपने गोत्र को छोड़ती हैं, अपने नाम को छोड़ती हैं। तो मेरे हिसाब से अपनी पूरी आइडेंटिटी को ही छोड़कर वो लड़कियां जो है वो नई फैमिली को अडॉप्ट करती हैं। अब आपकी जो नई फैमिली जो है वो आपका आठवां घर है। आपकी नई इन्वेंशन, नई रिसर्च, नया आपका जो लाइफ में प्रोडक्ट आने वाला है वो आठवां घर है। जब आठवें घर में अगर कोई भी नीच का प्लैनेट हो, कोई भी मेलेफिक एस्पेक्ट हो, कोई भी मेलेफिक यहाँ पे प्लैनेट बैठे हों, तो आपस में शत्रु बैठे हों, तो ये मानकर चलिए कि शादी होते ही ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है ये बड़ी पेनफुल होने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ होती है उनके मैरिज से पहले, लेकिन शादी के बाद तो उनका 360 रोटेशन हो जाता है। वो कुछ से कुछ हो जाते हैं। ये क्यों होता है? आठवां घर की वजह से। अगर आठवें घर में उच्च के प्लैनेट है, आठवें घर में गुरु, शुक्र, बुध, या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है, तो आप देखिए आपकी शादी के पहले जो आपकी सुख सुविधाएं होंगी उनसे कई सौ गुना ज्यादा आपको मैरिज के बाद मिल जाएगा। अगर सीधी सीधी बात करूं तो आठवां घर जो होता है वो बेसिकली ससुराल के साथ जोड़ते हैं, बिकॉज कि हर भाव से आठवां भाव जो है कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो आठवां ये आपके लगन से पड़ता है, इसलिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह जो है वो बनेगा ये। नेक्स्ट बात करें तो एट्थ हाउस में ससुराल की बात कर रही हूँ पहले आज में कि इन लॉज कैसे होंगे। तो आप लोग सब देख सकते हो कि आपके आठवें घर में कौन सी राशि है। अगर वहां पे बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा जैसे प्लैनेट है तो ये मानकर चलिए, सूर्य भी ऐड कर लीजिए, तो हो सकता है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कोई तनाव हो, लेकिन जीवन ससुराल अच्छा कटेगा आपका। आपके अष्टम में यदि स्कॉर्पियो का चंद्रमा है, ठीक है, आपके सूर्य जो है वो अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर खराब हो रहे हैं, राहु केतु शनि के साथ है, शनि एक नंबर साइन में है, नीच का है, शुक्र नीच का है, वर्गो में है, आपके मंगल यहाँ पे नीच के हैं, तो ये बात आपके लिए कहीं हजम होनी ना बहुत मुश्किल हो जाएगी कि मैं आपकी एडजस्टमेंट अपने ससुराल के साथ नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग जब ये देखते हैं कि ससुराल पक्ष जो है वो क्या अकेला रिस्पॉन्सिबल है सब प्रॉब्लम्स के लिए, नहीं। मैंने जैसे बोला कि शादी नहीं हो रही तो उसके पीछे खाली आपका सातवां घर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके ऑपोजिट हाउस जो है सातवें से ऑपोजिट आपका लगन रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से अगर किसी लड़की की फैमिली ससुराल अच्छा नहीं मिला
तो वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे भाव पर जाती है। दूसरा भाव आपके अपने कुटुंब का है। आपकी फैमिली ने हो सकता है जबरदस्ती शादी कराई, हो सकता है आपकी फैमिली ने सही से चुनाव नहीं किया पर्सन का, हो सकता है आपकी फैमिली ने आपकी इच्छा की परवाह नहीं की। तो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं पड़ जाती है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि राहु और केतु, शनि, कुछ भी ऐसे नीच के प्लान, कोई भी ऐसे मैलेफिक्स आपको दूसरे या आठवें घर में दिखते हैं, तो ससुराल पक्ष की इंक्वायरी, उनकी जांच पड़ताल आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। या फिर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अलग रहना पड़ता है, तब उनकी जिंदगी शांति से निकलती है। आप देखेंगे कि आठवां घर रिस्पॉन्सिबल जो है वो हिडन शत्रुओं के लिए होता है। मैंने यहां तक देखा है कि आठवें घर में जो भी प्लैनेट होते हैं या आपके दूसरे घर में जो भी प्लैनेट होते हैं, वो ना आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही करते हैं। चाहे वो मटेरियल आपको दे दे, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि वीनस यहाँ उच्च के बैठे हैं आपके 8th हाउस में या फिर 2nd हाउस में, दृष्टि कहाँ जा रही है, दोनों की आपस में मिलेगी। आपके जीवन में BMW गाड़ी हो सकती है, बड़ा विला हो सकता है, आपके पास पैसों का अंबार हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपको मानसिक शांति या वो जो प्यार या सहारा जो आपको अपने पार्टनर से मिलना चाहिए वो मिलेगा। ये जो वीनस और मून है, जब 2nd हाउस से और अष्टम से जुड़ते हैं ना, तो ये इमोशनल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो आपको बात पर सहारा दे, क्योंकि दोनों वाटरी प्लैनेट है ना, तो वो आपको सहारे की उम्मीद रहती है जब ऐसा, लेकिन वो देगा नहीं पर्सन, क्योंकि शुक्र अगर खराब हो गया, शुक्र मंगल के साथ है, शुक्र केतु के साथ है, शनि के साथ है कोई, तो आपका पार्टनर जो आप इमोशनल स्ट्रेंथ चाह रहे हो, असल में मैंने देखा कि चंद्रमा और शुक्र दोनों प्लैनेट आपके ना जीवन में आपकी मैरिड लाइफ को सही तरीके से निभाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ अगर आप स्ट्रांग हो, आपका मून स्ट्रांग है, शुक्र स्ट्रांग है, तो आप इमोशनल ट्रॉमा में नहीं आएंगे कभी भी। अगर ये खराब है, ग्रहण में है, बेलिफिक्स के द्वारा एस्पेक्ट है, तो आप इमोशनल ट्रॉमा में रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ससुराल से जुड़ी हुई कुछ और चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो 8th का लॉर्ड है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 8th का कनेक्शन 12th ट्राइन से बनता है और आपके 4th हाउस से भी बनता है, इसलिए भी 8th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कालपुरुष कुंडली से 4 8 12 का ट्राइन है। अब ये 4 8 12 का ट्राइन मोक्ष का ट्राइन होता है, यानी कि फ्री विल का ट्राइन होता है। आप ना फंसा हुआ महसूस करते हो जब आठवें घर में आपके मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, तो आप फ्री होना चाहते हो, आप छूटना चाहते हो, लेकिन आप छूट नहीं पाते। वो आपकी पीड़ा दिनों दिन बढ़ती जाती है। जब भी हम आठवें घर की बात करेंगे तो 8th का लॉर्ड बैठा कहाँ है। अब आप लोग ये भी तो पूछेंगे प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि पहले तो अपने 8th में प्लैनेट देखना है कौन सा है, फिर उसके बाद आप देखिए वहां चंद्रमा है, इमोशनल ट्रॉमा है। ठीक है, आपकी सास है, आपके घर की बुढ़िया बुढ़ी औरतें हैं, आपके शुक्र हैं तो फीमेल्स, यंग फीमेल्स, ननद, या फिर कोई भी ऐसी लेडीज जो कि यंग एज की हूँ या मैरिड हूँ, ऐसी आपकी दिक्कत होगी, पैसा दिक्कत होगा। ठीक है, आपके बाद यहाँ पे बुध है, तो कोई ना कोई सिबलिंग्स, कोई ना कोई बिजनेस की वजह से, कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल की वजह से जीवन जो है ससुराल जो है वो हेल हो सकता है। शनि है प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। ठीक है, आप उसके बाद देखेंगे कि आपका ससुराल बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके आठवें घर का एनवायरनमेंट है। वहां पे राशि देखिए, वहां पे प्लैनेट देखिए, और चेक करिए कि वैसा कुछ है या नहीं है। 100% मैंने देखा है बहुत सारे चांसेस चार्ट्स में कि उन लोगों के जीवन जो है वो खराब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अष्टम में बहुत सारे मेलेफिक्स होते हैं। आप देखिए कि जिनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें रहती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अभी जैसे अतुल जी का केस हुआ, मैंने देखा बहुत सारा शोर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। अष्टम का मेलेफिक होना इंसान को डिप्रेशन में लेकर जाता है। इंसान जितना मर्जी बड़ा से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, जितना मर्जी वो प्रोफेशनल हो, जितना मर्जी वो इंसान उच्च कोटि का विद्वान हो, लेकिन अगर अष्टम का कहीं से भी बहुत ज्यादा मेलेफिक होना एक दशाओं के अंदर, जब दशा चलती है ना अष्टम के प्लैनेट की, तो या तो वो आपको मार के जाती है फिजिकली, आपको मार के तो वो डेफिनेट जाती है, चाहे वो फिजिकली मारे, मेंटली मारे, या फिर आपको वेल्थ से मारे। 100% है वो आपको करके जाती है। फिजिक जाएगी, पैसा जाएगा, या फिर आप अंदरूनी लेवल पर, आत्मिक लेवल पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म होंगे। ये डिपेंड करेगा
कि आपका मंगल अफ्लिक्शन में होना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, सुसाइड करता है या कुछ भी ऐसा करता है, मंगल का अफ्लिक्शन होना चार्ट में, गोचर में, प्रॉमिस ऑफ चार्ट होना ही चाहिए। अगर वो होगा तो ऐसे इंसान कभी ना कभी दशाओं के अंदर बहुत बड़ा स्टेप जो है वो उठा लेते हैं। दूसरी चीज कि ये जो हम ससुराल की बात करते हैं, ये कोई छोटा सा जो है चीज नहीं है जिसकी वजह से एक फीमेल या मेल को अपनी पूरी जिंदगी जो है वो चेंज करनी पड़ती है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, आप जो नहीं हो और वो बनने की कोशिश करते हो, और जो हो वो आपको छोड़ना पड़ता है। हम जब किसी की भी मैरिज में, ये वाला हाउस जो है वो हिडन एक्टिविटीज को भी दिखाता है। आपके जीवन में जो जितनी भी छुपे हुए गुप्त शत्रु है वो उसको दिखाता है। आपके जीवन के जो मेन ट्रॉमा है जिसके बारे में आप ज्यादा बात नहीं करना चाहते, वो हाउस है ये। आप चेक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कुछ और चीजें। अब आगे बात करते हैं। मल्टीपल जो रिलेशंस होते हैं वो भी इसी घर से देखते हैं। तो आठवां घर मल्टीपल रिलेशंस के साथ कैसे जुड़ेगा? जब आपके सातवें का संबंध कहीं से भी आठवें के साथ हो जाए, जब सातवें का संबंध आठवें के साथ हो जाए, जब कहीं से भी सेवेंथ लॉर्ड का एस्पेक्ट आ जाए एट्थ के ऊपर, या तो वो आपको हिडन एक्टिविटी से इन्वॉल्व करेगा या वो हिडन तरीके से पैसा कमाना दिखाएगा, सिखाएगा। गुप्त रहना शुरू कर देंगे आप अपने आप को। आपका जीवन साथी क्या है? गुप्त है। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है कि वो चाहे पैसे से जुड़ी हो या रिलेशन से जुड़ी हो। अब वो रिलेशनशिप में क्यों जाता है? अब यहाँ पे रूट कॉज को समझने की कोशिश करिए कि कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल में या किसी चीज में जानबूझ के नहीं जाता है, उसका कुछ प्रॉमिस ऑफ चार्ट दिखाता है। जैसे शुक्र राहु है तो ऑब्सेशन, वो अपने पार्टनर में कुछ खास खूबियां देखना चाहता है। वो चाहता है कि ये रोज नया कुछ करके दिखाए उनको, कुछ नया पहन के दिखाएं, कुछ नई इन्वेंशन करें, कुछ अपने अंदर डेली नया कुछ अपडेशन करें। बिकॉज राहु, फेस वैल्यू, शुक्र राहु है। मैं जब मैरिड लाइफ किसी की डिस्टर्ब देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ अपने आप को अपडेटेड कर लीजिए। हो सकता है कि आपने अपना ध्यान सारा केतु की तरफ लगा रखा है। जैसे मैं अभी हमेशा आपको बोलती हूँ कि प्लैनेट जहां बैठा होता है ना, उसका असर वहां कम दिख रहा होता है। जहां वो एस्पेक्ट कर रहा होता है उसका पूरी फोर्स वहां पे जा रही होती है। अब वो फोर्स जहां जाती है तो मतलब शुक्र राहु वाले पैसे की तरफ हो सकता है कि ध्यान ना हो, और वो कहे कि क्या करना है पैसे से, क्या रखा हुआ है पैसे का। वो इंसान ढंग के कपड़े नहीं पहन रहा होगा, ढंग की चप्पल नहीं पहन रहा होगा, ढंग के अपने बाल नहीं बनाएगा, ढंग से अपने कपड़े जो है वो सलीके से नहीं पहनेगा। ये शुक्र केतु वाली स्थिति हो गई। लेकिन आपके चार्ट में तो शुक्र राहु है ना, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पहनावे पे, अपने चाल चलन पे, अपनी जो आपकी जो फेस वैल्यू है उस पे, आपकी अपनी परफेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर मैंने देखा कि वो लोग अपने पार्टनर में जो चीज ढूंढ रहे हैं वो फिर उनको बाहर अट्रैक्ट करनी शुरू कर देती है। शुक्र राहु इज द अट्रैक्शन ऑफ अदर ऑपोजिट सेक्स में, अट्रैक्शन किसी भी चीज की। अगर वो इंसान बहुत सारा पैसा, शुक्र राहु वाले बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे लोगों के आसपास भी एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उस पैसे की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। बिकॉज वीनस जो होता है ना, ये एक मैग्नेट है। ये एक मैग्नेट की तरह है कि आपकी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो खिंचे चले आए। इसीलिए तो कालपुरुष कुंडली में इसको सातवें घर का लॉर्ड बनाया है कि मंगल की अट्रैक्शन फर्स्ट की कहाँ पे है? सेवेंथ हाउस में, वीनस में। ठीक। तो जब मल्टीपल रिलेशंस की बात आएगी तो आपको ये देखना चाहिए कि शुक्र राहु या फिर आपके एट्थ हाउस में बहुत सारे जब अफ्लिक्शन आते हैं, तो ससुराल में ये चीज शायद आपको बहुत टाइम बाद पता लगेगी कि वो बंदा पहले से मैरिड है या फिर उसके पहले से बहुत सारे रिलेशन है। अब यहाँ पे ना एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बारहवां घर भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जब भी आपके सेवन एट और ट्वेल्व का कनेक्शन हो जाए, सेवन एट और ट्वेल्व का कनेक्शन हो जाए, तो ऐसे में भाई बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बहुत सालों के बाद पता चलती है अपने पार्टनर के बारे में कि ही इज अ टोटल, जो आपको दिख रहा था वो असल में वैसा नहीं है। ठीक है। छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ ताकि उस चीज को आप समझ पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जीवन साथी किसके थ्रू मिलेगा आपको। तो जीवन साथी आपको मिलता है
जैसे कि फीमेल्स हैं, उनके लिए गुरु बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। गुरु की दृष्टि देखिए किन किन प्लैनेट्स के ऊपर है। गुरु की दृष्टि अगर वीनस के ऊपर है, मार्स के ऊपर है, आप देखेंगे कि नैसर्गिक रिलेशनशिप का कारक, विवाह का कारक शुक्र भी है और गुरु भी है। आप देखिए कि आपके चार्ट में अगर शुक्र और मंगल एक साथ है, शुक्र और मंगल एक साथ है किसी भी तरह से, अगर डिग्रिकली भी बहुत क्लोज है, ठीक है, डिग्री के लिए भी बहुत क्लोज है, ट्राइन में है, एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं किसी भी तरीके से, या एक दूसरे की राशियों में भी आ गए, तो आप अपना पार्टनर को पहले से जानते हो, पहले से आपकी जान पहचान है, कोई ना कोई वजह से जान पहचान होगी। मैंने यहां तक देखा मार्स और वीनस के कॉम्बिनेशन में कि गुरु देखता है ना जब मार्स और वीनस को, तो ऐसे इंसान का तो कंफर्मेशन होता है कि ये पहले से अपने पार्टनर को जानते हैं। दूसरा, लव मैरिज होने के बहुत चांसेस होते हैं। लव मैरिज अगर नहीं भी है तो वो बहुत सालों से एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे से जो है जानकार होगी। एक और चीज कि पार्टनर कौन लेकर आएगा आपकी लाइफ में, तो आप देखिए फीमेल्स के लिए गुरु के साथ कौन कौन से प्लैनेट जो है वो जुड़ रहे हैं, शुक्र के साथ कौन कौन से प्लैनेट जुड़ रहे हैं। गुरु के साथ बुध है तो आपकी बहन, आपके सिबलिंग्स, कोई ना कोई आपकी बुआ मासी, कोई ना कोई जरूर उस रिलेशन को आपके तक लाएगी। अगर आपके शुक्र के साथ मंगल है, आपके बड़े भाई ला सकते हैं, आपकी भाभी जो है वो हो सकता है वो आपके पार्टनर को पहले से जानती हो, बिकॉज शुक्र मंगल, मैं इसको भाई और उसकी वाइफ के बारे में भी देखती हूँ, क्योंकि शुक्र कौन है, फीमेल है, तो मंगल जो है वो बड़े भाई की तरह होता है। तो आप देखेंगे कि आपके भाई और उनकी जान पहचान पहले से होगी। अब जैसे शनि है, शनि जुड़ गया कहीं से गुरु के साथ या फिर आपके वीनस के साथ, तो आप प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं जानते हो। जब मरकरी है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन या किसी पढ़ाई में जानते हो, एक ही स्कूल में पढ़े हो। जब भी आप देखेंगे कि गुरु और शुक्र के साथ जो भी प्लैनेट जुड़ रहे हैं ना, वो आपकी जीवन में उसी तरफ से आपका जीवन साथी जो है वो आने के बहुत चांसेस होते हैं। दूसरा, आपका जीवन साथी किस डायरेक्शन से आ सकता है, वो एक छोटी सी मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा है कि आपके सेवेंथ हाउस में जो भी प्लैनेट होते हैं, आपके सेवेंथ हाउस में जो भी प्लैनेट होते हैं, वो एक तो उसकी डायरेक्शन को नोट करिए। ठीक है, जैसे सूर्य है तो ईस्ट है, ठीक है, अगर चंद्रमा है तो नॉर्थ वेस्ट है। अब अगर आप सीधा सीधा जाना चाहते हो तो वह राशि देख लो, ज्यादातर उस राशि की दिशा में आपकी शादी होती है, ज्यादातर उस राशि की दिशा में आपकी शादी होती है। जैसे स्कॉर्पियंस होते हैं, उनके दूसरे सातवें घर में, सॉरी, 2 नंबर की राशि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को दिखाती है। अब आप देखेंगे इनकी मैरिज जो है वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इनके घर से इनकी सिटी से या इनकी कंट्री से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इनकी शादी हो सकती है। दूसरा, आपका अगर नेक्स्ट इसको और एडवांस लेकर जाना चाहते हो, 2 6 10 का ट्राइन बनाइए, तो आपकी शादी जो है वो कहीं ना कहीं साउथ दिशा की तरफ भी हो सकती है। अब ये ऑब्जर्वेशन का विषय है, इसको आप देखिए और नीचे मुझे जरूर बताना आपकी शादियां कहाँ कहाँ किस किस डायरेक्शन में हुई है, तभी तो लोगों को पता चलेगा ना, तभी हम सीख पाएंगे ना एक दूसरे की ऑब्जर्वेशन से। मैंने ये भी देखा है कि आपके पार्टनर का लगन जो है वो आपके सेवेंथ हाउस के राशि के साथ मैच होना चाहिए। या तो सेवेंथ हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं वो उनके साइन, या सेवेंथ हाउस में जो साइन है उसके, ये दो ही है जो आपके पार्टनर का लगन जो है वो मैच करेंगे आपके साथ, आराम से देख सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर से स्कॉर्पियो का लेती हूँ, स्कॉर्पियो वालों के सेवेंथ हाउस में 2 नंबर की राशि, दैट इज टॉरस। ठीक है, अब टॉरस साइन जो है उसके आप देखेंगे कि टॉरस साइन वालों का लॉर्ड कौन है, टॉरस का लॉर्ड कौन है, शुक्र है ना। तो इसका मतलब आपका पार्टनर कहीं ना कहीं शुक्र की मून साइन, शुक्र का सन साइन, या शुक्र उनके लगन में एस्पेक्ट कर रहा होगा, शुक्र उनके लगन में बैठा होगा। 100% है, चेक करिए आप, नीचे मुझे बताना। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, आप सेवेंथ हाउस में प्लैनेट देख लो। अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो राशि को देख लो। अगर प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए सूर्य बैठा है, तो सूर्य कौन सी राशि का हो गया, लियो साइन हो गया। सूर्य किसका लॉर्ड है, लियो का। तो आपका पार्टनर सिंह राशि का होना चाहिए, आपके पार्टनर का ट्राइन कनेक्शन आपके लगन के साथ सिंह राशि का बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा, सूर्य जो है वो आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहा होगा, लगन में बैठा होगा, और या फिर आपके लगन लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके से वो कनेक्शन में जरूर आ रहा होगा, चाहे वो नक्षत्र लॉर्ड के बेस पर आए, चाहे वो जैसे भी आए, तो वो आपका कहीं ना कहीं क्या होगा,
लाइफ पार्टनर आपका उस लगन का बनेगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे लियो साइन वाले हैं ना, लियो लगन वाले लोग हैं। तो लियो लगन के 7वें घर में 11 नंबर का साइन आता है, तो शनि और राहु। अब आपके लाइफ पार्टनर के अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो आप शनि और राहु को देखेंगे, मतलब आपके पार्टनर का जो लगन, चंद्र राशि, सूर्य राशि, इन तीनों में से एक का शनि या राहु, शनि के लगन वाला वो पर्सन जरूर होगा, या राहु देख रहा होगा या शनि देख रहा होगा। ये तीन ही कंडीशन है, चौथा कुछ भी नहीं है। आप लोग प्लीज देखना और मुझे बताना आपके पार्टनर का यही वाला जो है वो लगन है कि नहीं। अब देखिए, इसी से आप चार्ट रेक्टिफाई कर सकते हो। मैंने बहुत सारे चार्ट ऐसे ही रेक्टिफाई किए हैं कि मान लीजिए कि आपका पार्टनर जो है या आपके बच्चे का लगन जो है वो नहीं मिल रहा, तो हम लोग इसी तरीके से उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। जब मैरिज की बात होती है तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज मिलती है कि आप अपनी मैरिज लव मैरिज करोगे या फिर आप अरेंज मैरिज करोगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लव मैरिज उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनके उच्च के प्लैनेट जो है वो बैठे हों 5वें घर में, 11वें घर में या 7वें घर में। आप लव मैरिज करिए। अगर आप गुरु की राशि है, गुरु के अगर गुरु सॉरी गुरु की राशि नहीं, गुरु अगर देख रहे हैं 7वें घर को, 5वें घर को, 11वें घर को, तो शादी करके आप लव मैरिज करके निभा लोगे रो पिट के। लेकिन अगर अगर आपके 5वें, 7वें या 11वें घर में नीच के प्लैनेट है, नीच के प्लैनेट देख रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि शादी आपके लिए बहुत बड़ा हंगामा जो है वो क्रिएट कर सकती है। जब हम लव मैरिज की बात करते हैं वहां पे 2 नंबर कट जाता है, वहां पे सिर्फ चलता है 5 और 7, 11, 5, 7, 11। कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ फैमिली चलेगी। फैमिली का नंबर तो कट गया ना, 2 नंबर, 8वां नंबर भी कट गया, तो लड़के की फैमिली भी कट गई और लड़की की भी। तो मतलब आपके पास एक सपोर्ट, लड़के के पास भी जो 8वें घर की थी वो भी गई, लड़की की तो भी गई। कहीं ना कहीं लव मैरिज को आज तक भी रेयर ऑफ द रेयर केसेस में अगर आप देखेंगे फैमिलीज की सपोर्ट 10% ही देखी है मैंने। बहुत रेयर चांस है कि वो, अगर आपके 5वें का कनेक्शन 7वें, 11वें के साथ दूसरे घर के साथ भी हो गया तो लव मैरिज के साथ वो अरेंज में कन्वर्ट हो जाएगी और वो मैरिज कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो जाएगी। मैरिज को आप देखेंगे 2 फैमिलीज का संगम है, ना कि 2 जनों का संगम है। तो इसलिए आपके दूसरा घर कनेक्ट होगा तो वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस हैं। अगर किसी भी तरीके से आपके 5वें, 7वें या 11वें घर का कनेक्शन अष्टम से, छठे से, 12वें से हो गया तो मैरिज आपके लिटिगेशन में फंस जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको लव मैरिज के बाद झेलनी पड़ेंगी। तो ऐसे छोटे छोटे से चीजें हैं जो आप देख सकते हो और समझ सकते हो। और अगर आप बात करेंगे कि आपके पार्टनर का जो अक्षर है वो क्या होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।